हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। लास्ट वीडियो के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्शंस के बारे में और 2D और 3D प्रोजेक्शंस के बारे में, और वीडियो मैंने वहीं पे रोक दिया था केवल डिस्कस करके कि कितने 2D टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं, कितने 3D टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं। उसमें केवल एक 2D का था और 3 3D के थे। और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा हो प्लीज़ ऊपर दिए हुए लिंक में क्लिक करके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे क्वेश्चंस आता है, आपको 3D बना के देगा और आपसे हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए कह दे। ठीक है, तो हम उसके बारे में बातचीत करेंगे, RS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बातचीत करेंगे बाद में, क्योंकि जब मिनिशियोमर्स और डायस्ट्री ट्यूमर्स इन सब बारे में बातचीत करेंगे तो ये सब चीज़ें आएंगी। तो मैंने केवल एक कन्फर्मर ड्रॉ करके आपको बताया था, एक्लिप्स कन्फर्मर। केवल ये बताया था कि 2D से 3D में जाने के लिए एक्लिप्स कन्फर्मर बनाना है आपको, वो भी बाई टाइप का, किसका, न्यूमैन का। लेकिन मैंने उसके कंफर्मेशन नहीं बताया आपको कि और कंफर्मेशन हो सकते हैं क्या। कुछ बच्चों को कंफर्मेशन नहीं पता होगा, तो उनको मैं आज कंफर्मेशन से स्टार्ट करूंगा कि कंफर्मेशंस क्या होते हैं, उसके बारे में, कंफर्मेशंस कितने हो सकते हैं, कंफर्मर्स कितने बन सकते हैं, वो सब चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कंफर्मर्स की एनर्जी भी डिफरेंट होती है। आखिर डिफरेंट क्यों होती है? क्योंकि इसमें डिफरेंट कंफर्मर्स में डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन होते हैं। कैसे जनरेट होते हैं वो देखते हैं। आखिर एंगल चेंज करने से क्या चेंजमेंट होता है वो देखते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फिर डायहेड्रल एंगल। तो डायहेड्रल एंगल, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर फिशर प्रोजेक्शन बना के बताया था आपको। फिशर प्रोजेक्शन के अंदर मैंने शायद कोई एक कायरल कंपाउंड ले लिया था। कायरल नहीं लेंगे, हम सिंपल वन लेंगे, ब्यूटेन ले लेते हैं, क्योंकि इसको समझाना इजी रहेगा। और मैं आपको न्यूमैन कंफर्मेशन बताऊंगा और आराम से न्यूमैन बताऊंगा और थोड़ी तेज फिशर बता दूंगा, क्योंकि न्यूमैन फिशर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप न्यूमैन निकाल लेते हैं, फिशर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए इसको मैंने बना दिया, ये 2D में है, आपको जानते हैं। मैं इसका न्यूमैन बना लेता हूँ फटाफट, क्योंकि लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, मैं इसको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। न्यूमैन का कंफर्मेशन बनाते ही मुझे क्या होगा, ऊपर का नीचे आ जाएगा और ऊपर का नीचे आते ही y बन जाएगा, ये H, ये H, ये H, ये H और ये आपका CH3 और ये आपका CH3। ठीक है, मैं इन दोनों ग्रुप को देख लेता हूँ, इन दोनों ग्रुप को देख लेता हूँ और इनके बीच का एंगल देख लेता हूँ। कहाँ से? इस कार्बन और कार्बन से, इस कार्बन और कार्बन से। जैसा कि मैं आपको इस स्ट्रक्चर में बना के दिखा देता हूं। मान लीजिए मैं इसको चेंज कर देता हूं एक बार। मॉडल होना बहुत जरूरी है, मॉडल समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉडल बिना ये चीजें जल्दी आती नहीं बेटा। चलिए देखते हैं। ये आपका H मैंने आपको एक्लिप्स ऑलरेडी बता दिया था। अगर आप आगे वाला कार्बन देखेंगे तो पीछे वाला कार्बन आपको दिखाई नहीं देगा, केवल हल्का सा दिखाते हैं ताकि आपको दिखे कि हाँ भाई पीछे भी कार्बन प्रेजेंट है। डायहेड्रल एंगल किसे कहेंगे? ये CH3 में ले लिया, CH3 ले लिया। आप जरा इन CH3 और CH3 के बीच में देखिए एंगल कितना है। अगर आप केवल इन दोनों को देखें तो क्या दिख रहा है? 0 डिग्री। और जरा सा अगर मैं इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा देता हूँ तो ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। फिर घुमाया 120 डिग्री, फिर घुमाया 180 डिग्री। केवल एक को आप देख लीजिए, चाहे तो आप HH का मिला के देख लीजिए, चाहे NH का मिला के देख लीजिए, चाहे CH3 मिला के देख लीजिए। मैं थोड़ा बल्कि ग्रुप को ज्यादा प्रीफर करता हूं ताकि उन सब से ज्यादा क्लैरिटी आती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये आपका 0 डिग्री है और यहाँ पे इसी कहते हैं डायहेड्रल एंगल। इसी को घुमाने की वजह से आपके डिफरेंट कंफर्मर्स आते हैं। और मैं आगे वाला कार्बन घुमाता हूं बेटा, आपको पीछे वाला घुमाना है, पीछे वाला घुमाऊं, लेकिन वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसीलिए मैं आगे वाला केवल कार्बन घुमाता हूं। ठीक है, आगे वाला मैंने कार्बन घुमाया, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज घुमा लेता हूं। चलिए क्लॉकवाइज घुमाने के साथ साथ मुझे क्या क्या मिला, थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाते हैं बेटा। CH3 में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और H और H यहाँ आ गए बेटा। ठीक है, अब पीछे वाला कार्बन देखना है मुझे। पीछे वाला कार्बन
के बारे में बातचीत करेंगे। तो पीछे वाला कार्बन अगर देखूंगा तो यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ, और यहाँ के बाद यहाँ पे मैं H लिख देता हूँ, यहाँ पे H लिख देता हूँ। ठीक है, 60 डिग्री रोटेट, कितना एंगल रोटेट किया बेटा? ये 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको 60 डिग्री आपने रोटेट किया, नहीं CH3 के बीच में 60 डिग्री आपने रोटेट किया। तो पहले 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल था, इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर कितना हो गया? 60 डिग्री। नेक्स्ट वाला भी ड्रॉ करके आपको बता देता हूं, नेक्स्ट वाला भी आपको ड्रॉ करके बता देता हूं एक बार। गलत हो गया थोड़ा सा, इसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये CH3 ले लेता हूं मैं। ये आपका H, ये आपका H। ठीक है, और पीछे वाला CH3 तो एज इट इज रहेगा वैसे ही जैसे था, तो पीछे वाला CH3 में एज इट इज देता हूँ यहीं पे, और ये सामने वाले H और H। देखिए अब CH3 और CH3 के बीच में कितना एंगल हो गया? बिल्कुल सही, 60 डिग्री रोटेट कर दिया। तो अब मैं 60 डिग्री अगर फिर से रोटेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो एंगल चेंजमेंट जो आएगा, अब जो एंगल चेंजमेंट आएगा कितना है बेटा? मैंने तो एक ही इसको बल्कि ग्रुप को लेके चल रहा हूँ, आप H और H लेके चल दीजिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये 120 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, मैं इसमें ही आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा, अभी इसमें ही मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा, तो इसको गौर से देखते रहिए। CH3 हो गया, और ये H और H हो गया। ठीक है, और ये H, ये H, थोड़ा इसको चेंज मार्कर से कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, यहाँ पे H और यहाँ पे H। ठीक है, तो आप इसको गौर से देखिए। आप CH3 और CH3 के बीच में कितना एंगल है बेटा? 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसको आप चाहे तो ऐसे बना के दिखा दीजिए कि इससे बीच में कितना है? 180 डिग्री, डायहेड्रल एंगल 180 डिग्री। और मैं नेक्स्ट वाला आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद कोशिश कीजिएगा। 60 डिग्री में यहाँ लिख देता हूँ, फिर 60 डिग्री रोटेट करूँगा। तो आप जरा गौर से देखिएगा इन चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ फिर से, तो इसे रोटेट कर देंगे। ठीक है, और ये आपका CH3 यहाँ पे आ गया। क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ बेटा, हमेशा क्लॉकवाइज ध्यान रखिएगा। मैंने एरो नहीं बनाया है तो आप एरो बना लीजिएगा। जहाँ मैंने एरो नहीं बनाया है उसमें आप क्लॉकवाइज जरूर एरो, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, उसका साइन मैंने बनाया है केवल। CH3 यहाँ पे हो गया बेटा। अब पीछे वाला मैं बना देता हूँ, पीछे वाला रोटेट नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं बेटा दोनों कार्बन रोटेट कर देता तो वो एक साथ घूमता ही रहेगा, तो आप आंसर तक ही नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, कभी ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब CH3 कहाँ है? अब CH3 यहाँ है। डायहेड्रल एंगल आप देख लीजिए, मैं नीचे लिख दूंगा DA एंगल, आपको बता दूंगा कैसे आया। आप थोड़ा कोशिश कीजिए, नहीं आएगा मैं आपको बताऊंगा। ये आगे के लिए नहीं लिखना था, पीछे के लिए लिखना है। पीछे के लिए हो गया, अब आगे के लिए H, H, H और H, ये आप देख लीजिए। अब देखिए फिर से एंगल क्या होने लग गया? कम होने लग गया। डायहेड्रल एंगल मैक्सिमम यहाँ पे कितना था? 60 गया, यहाँ पे कितना हुआ? 120 डिग्री, यहाँ पे हुआ 80 डिग्री, अब कम हो गया 120 डिग्री में फिर से आ गया है, मतलब रिपीट हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद फिर से हम चलेंगे। अगर हम फिर से चलते हैं
तो क्या होता है, फिर से चलने का मतलब है 60 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज अगर हम चल रहे हैं तो फिर से क्या होगा, फिर से देखिए स्ट्रक्चर क्या आएगा, फिर आपका एंगल राइट हेड एंगल देख लीजिए, फिर आपका राइट हेड एंगल जो होगा वो कितना आएगा, उस चीज़ को जरा गौर कर लीजिए। पीछे वाला कार्बन रोटेट नहीं कर रहा हूँ बेटा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, वरना आप चेंज करते जब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। पीछे वाला कार्बन एज इट इज रखता हुआ, एच कहाँ लिखना है मुझे, एच और एच फटाफट लिखता हूँ मैं, एच और एच लिख दिया मैंने, ठीक है। इसे मुझे एच और एच लिखना था, एच और एच लिख दिया मैंने, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो ये आपका हो गया CH3 और ये CH3, ठीक है। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। अब आप देखिए एंगल पहले कितना था 60, फिर हुआ 120 डिग्री डायहेड्रल एंगल, फिर हुआ 180 डिग्री, अब कम होने लग गया 120 डिग्री, फिर हुआ कितना बेटा 60 डिग्री। अगर फिर मैं 60 डिग्री रोटेट करता हूँ, सपोज दैट फिर मैं 60 डिग्री इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देता हूँ, तो मुझे पहला वाला ही स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसमें डायहेड्रल एंगल कितना था, 0 था। मैं DA ऊपर लिख देता हूँ, D डॉट A डॉट मतलब है आपका डायहेड्रल एंगल, डायहेड्रल एंगल, ठीक है। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, मैं स्पेस यहाँ यूज कर लूँगा। ये डायहेड्रल एंगल यहाँ पे कितना था, 0 डिग्री। आप रोटेट करते गए तो ये चीजें यहाँ पे आपकी आती गई, ये आपका D डॉट और A डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं D डॉट A डॉट, जो आपका हुआ मैंने 180 डिग्री यहाँ बता दिया, ये 120 डिग्री फिर से यहाँ पे हो गया। और इस पर अगर बताऊंगा तो इसमें भी आपका DA जो हो जाएगा वो आपका 60 डिग्री हो गया, वापस जाके 0 डिग्री हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैंने देखिए कोई बॉन्ड ब्रेक किया, नहीं ब्रेक किया, ये सारे कन्फर्मर्स हैं, ये ब्यूटेन के कन्फर्मर्स हैं, और हर एक कन्फर्मर का एक स्पेसिफिक नेम है। अगर अलग है डायहेड्रल एंगल तो उसका एक स्पेसिफिक नेम है, और अगर स्पेसिफिक नेम है और एंगल डिफरेंस हो रहा है तो आपको अगर चीज़ें चेंज हो रही हैं मतलब कुछ ना कुछ इनकी एनर्जी भी वेरिएट करेगी, बिल्कुल चेंज होती है, और उसकी एनर्जी डिपेंड करती है उसके स्ट्रेन में, यानी किस कन्फर्मर में कितना स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, उसको हम अभी देखेंगे। पहले हम सब कन्फर्मर के नाम लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने बेस कर रहा हूँ यहाँ से क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो जब कंप्लीटली किसी चीज़ को एक्लिप्स हो जाता है, यानी किसी कन्फर्मर में जब जिस कन्फर्मर में परफेक्टली आगे वाला कार्बन पीछे वाले कार्बन को पूरी तरह ढक लेता है, CH3 से CH3 ढक जाता है, H से H ढक जाता है, H से H ढक जाता है, तो उसको कहते हैं फुल्ली एक्लिप्स या एक्लिप्स कह दीजिए आप। तो मैं इसको एक्लिप्स कह देता हूँ। इस वाले कन्फर्मर का नाम है एक्लिप्स, ये ऑलरेडी मैं आपसे बता चुका हूँ, लेकिन आपको एक नाम नहीं बताया मैंने। इसको कहते हैं सिन पेरी प्लेनर, ये भी नाम होता है इसका, सिन पेरी प्लेनर। एक्लिप्स कन्फर्मर का ये भी नाम होता है सिन पेरी प्लेनर। अब इसका नाम क्या होता है, जब बगल में ग्रुप होते हैं तो इसका एक नाम होता है, उसका नाम भी लिख देता हूँ अलग मार्कर से, गॉचे। इसका नाम होता है गॉचे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉचे इफेक्ट के लिए आता है ये यूज, तो गॉचे इफेक्ट जब हम पढ़ाएंगे तो बात करेंगे गॉचे। उसका नाम एक होता है सिन क्लीनल कहते हैं इसको, इसका एक और नाम होता है सिन क्लीनल, ठीक है। इसकी बात करते हैं। जब ये फिर से देखिए अब क्या हो रहा है, CH3 H को ढक रहा है और H CH3 ढक रहा है, जो कि पूरी तरीके से एक दूसरे को कवर अप नहीं कर पाएगा, मतलब पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगा, तो कहते हैं पार्शली इक्लिप्स कन्फर्मर, पार्शली इक्लिप्स कन्फर्मर, ठीक है। पार्शली इक्लिप्स कन्फर्मर, तो इसको मैं लिख देता हूँ पार्शियली इक्लिप्स्ड, तो ये आपका हो गया पार्शली इक्लिप्स्ड, ठीक है। इसका नाम एक और होता है, उसको भी मैं लिख देता हूँ, इसका नाम एक और होता है एंटी क्लीनल, एंटी क्लीनल, ठीक है। ये 3 हो गए। चौथा देख लेते हैं। चौथे में देखिए CH3 और CH3 एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे, इसके बाद ये दूर नहीं होंगे, उसके बाद पास आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो जब एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं सेम ग्रुप, तो उसको हम कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं बेटा, स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म,
ठीक है, स्टैगर्ड, ये आपकी स्टैगर्ड फॉर्म हो गई, और इसका नाम होता है एंटी पेरी प्लेनर। एक और नाम होता है इसका एंटी पेरी प्लेनर, दो नाम होते हैं तो ध्यान रखिएगा। इसका एक और नाम होता है एंटी पेरी प्लेनर। अब मुझे लगता है इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं, ये फिर वही है, इक्लिप्स हो रहा है लेकिन पार्शली, ये फिर से पार्शली इक्लिप्स और एंटी क्लीनर कहेंगे। ये फिर से गॉचे फॉर्म में आ गया बेटा, पहले इधर था अब इधर आ गया, कोई डिफरेंस नहीं, ये गॉचे फॉर्म में आ गया, और गॉचे फॉर्म को पता है सिल क्लीनर कहते हैं। फिर से चीज रोटेट किया, फिर से आपका इक्लिप्स कन्फर्मर आ गया और उसको कहते हैं सिल पेरी प्लेनर, एक और नाम इसका होंगे। तो ये चीज आपको दिख गई होगी। और फिर से बता देता हूँ कन्फर्मर्स क्या होते हैं। कभी भी सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन जो होता है तो एक कन्फर्मर दूसरे कन्फर्मर में चेंज होता है। देखिए अगर ये देखिए CH3 नीचे है, ठीक है, अब क्या हुआ, ये यहाँ पे आ गया, अब क्या हुआ, ये यहाँ पे आ गया, तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री होता है। तो जब एक कन्फर्मर दूसरे कन्फर्मर में जाता है तो उसकी एनर्जी भी चेंज होती है, ठीक है। और सारे कन्फर्मर जब हम बना लेते हैं तो पूरे पता करते हैं कि कौन सा कन्फर्मर ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम बताते हैं कि ये कन्फर्मर इसमें ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं कैसे, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन भी जानना जरूरी है बेटा। तो ये सारे कन्फर्मर मैंने ड्रॉ किए हैं आपके, इसे ध्यान रखिएगा, वो कौन से, ब्यूटेन के। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन। टाइप ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन कितने टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं। 3 टाइप के होते हैं बेटा, 3 टाइप के होते हैं स्ट्रेन। एक होता है टॉर्शनल स्ट्रेन, सब बताऊंगा, टॉर्शनल स्ट्रेन, ठीक है। एक होता है स्टेरिक स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन, और एक होता है एंगल स्ट्रेन। एंगल और स्टेरिक स्ट्रेन तो आपको पता चल गया होगा, बड़े साइज की वजह से स्टेरिक स्ट्रेन होगा, टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं पता होगा, और एंगल स्ट्रेन मतलब एंगल की वजह से होगा। टॉर्शनल स्ट्रेन को देख लेते हैं, मैं इसके एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कैसे होता है। मैं फिर से इक्लिप्स बना रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। आपकी बार इक्लिप्स में थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बनाऊंगा ताकि मुझे इसको समझाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे L ले लेता हूँ, L मतलब लार्ज, S मतलब स्मॉल, और M मतलब मीडियम, ठीक है। और आपको पता है अगर किसी 2 एलिमेंट के बीच में बॉन्ड जब बनता है तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। और इक्लिप्स से बेटा ध्यान रखना अलग नहीं है, उसके जस्ट पीछे, केवल पीछे वाला दिखाने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा उसको अलग से दिखाया है। अब टॉर्शनल स्ट्रेन देख लीजिए, वर्बली बोल रहा हूँ। जब बॉन्ड पेयर की वजह से रिपेल करने की, क्योंकि बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पास आएगी तो क्या करेगी, रिपेल करेगी। और आप देख सकते हैं इक्लिप्स कन्फर्मर बहुत पास है। तो जब बॉन्ड पेयर आपस में रिपेल करते हैं तो इसकी वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसको कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। इसकी वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होता है वो होता है टॉर्शनल स्ट्रेन, ठीक है। सेम चीज मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ, तो गौर से देखिएगा। सेम बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ग्रुप आगे पीछे है। अब आपको पता है कि ग्रुप जो होंगे वो अगर आगे पीछे होंगे, ग्रुप अगर आगे पीछे होंगे तो उससे क्या होगा कि इसमें स्ट्रेन डेवलप होगा। कैसा स्ट्रेन डेवलप होगा कि अगर ये बॉल टाइप की होती है तो बॉल टाइप के आसपास होगी तो पीछे बॉल क्या करेंगी, आपस में टकराएंगी, और आपस में टकराएंगी तो क्या होगी,
रिपल्शन स्टार्ट होगा। तो इसकी वजह से स्टीयरिक स्ट्रेन डेवलप होता है। जब इक्लिप्स कन्फर्मर में आते हैं तो क्या होता है, स्टीयरिक स्ट्रेन डेवलप होता है। ये बात समझिएगा, स्टीयरिक स्ट्रेन डेवलप होता है। और एंगल स्ट्रेन क्या होता है, जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है। आपको पता है कि अगर कोई छोटी रिंग है, मैं इसको रिंग से बता देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। छोटी रिंग है तो आपको पता है कार्बन इसमें 3 है, और कार्बन 3 है, और हाइड्रोजन भी आपको 6 दिख रहे हैं, 6 हाइड्रोजन है। और आपको पता है कि अंदर का एंगल अगर मैं नॉर्मल ट्रायंगल ले लेता हूँ तो हर एंगल 60 डिग्री का मान लेता हूँ। तो नॉर्मली क्या हो गया, आपका एक ड्यूटल ट्रायंगल हो गया जिसमें तीनों एंगल बराबर मान लेते हैं। तो तीनों एंगल बराबर होने की वजह से क्या होगा, 60 डिग्री। लेकिन डिजायर्ड एंगल कितना होता है बेटा, एक कार्बन का 109.5 डिग्री। इसलिए इस रिंग में स्ट्रेन डेवलप होता है और ये ब्रेक होना चाहती है। तो इस रिंग में जो डेवलप हुआ स्ट्रेन वो हो गया आपका एंगल स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन, जब बड़े बड़े ग्रुप पास आ जाते हैं तो क्या होता है, उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उसकी वजह से डेवलप होता है स्टेरिक स्ट्रेन। और एक होता है टॉर्शनल स्ट्रेन, जब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बाहर आ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ये ग्रुप की वजह से होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स पास आ जाते हैं तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से जो रिपल्शन डेवलप होता है उसको कहते हैं आपके टॉर्शनल स्ट्रेन। और एंगल स्ट्रेन जो डिजायर्ड एंगल हो, नॉर्मली ध्यान रखिए, जो डिजायर्ड एंगल है 109.5 डिग्री, अगर उससे कम एंगल होता है तो उसमें एक टाइप का स्ट्रेन डेवलप होता है जिसको आप कहते हो एंगल स्ट्रेन। तो ये तीन चीजें आपको क्लियर हो गई होगी मोस्ट प्रॉब्ली। जहां पे देख सकते हैं अगर ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, ये पास अगर आ जाते हैं तो क्या होता है, एंगल स्ट्रेन, सॉरी स्टेरिक स्ट्रेन। और इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, टॉर्शनल स्ट्रेन। और मान लीजिएगा साइज छोटा हो गया, यानी एक्स से क्रॉस कर दिया मैंने, रिमेंबर रिंग के तरीके अगर ये बना देता हूं तो इसमें कौन सा स्ट्रेन डेवलप होगा, एंगल स्ट्रेन, क्योंकि उसको डिजायर्ड एंगल उसका नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि जो कन्फर्मर्स मैंने अभी बताया वो आपने बना लिए होंगे ऑलरेडी, तो उसमें हम बात करते हैं एनर्जी की। तो अगर आपको पता है कि जो इक्लिप्स कन्फर्मर होगा, दोनों जो इक्लिप्स कन्फर्मर होंगे, एक पार्शियल कन्फर्मर होगा और एक इक्लिप्स कन्फर्मर होगा, और एक फुल्ली इक्लिप्स्ड होगा और एक पार्शियली इक्लिप्स्ड होगा, ठीक है। तो फुल्ली इक्लिप्स्ड में क्या होगा, मैं इसको एक बार बना देता हूं दोबारा से, लेकिन थोड़ा जल्दी बनाऊंगा इस बार। एच, मैं ब्यूटेन ही ले रहा हूं, यह आपका हो गया इक्लिप्स कन्फर्मर। इसको मैंने रोटेट किया 60 डिग्री। तो अगर आपको वाई बनाने की इच्छा है तो वाई बना देता हूँ। लोगों को क्वेश्चन होगा कि आपने उल्टा करके कैसे रख दिया, तो हाँ वाई रख दीजिए। इसको मैं बताऊंगा कि मैं ऐसे क्यों रख सकता हूँ कभी। एम ई यहाँ पे, एम ई यहाँ पे, एच 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 एच, ये आपका इक्लिप्स फॉर्म हो गई। याद हो गई होगी आपको, नहीं हुई तो जो नोट किया उसको देख लीजिए एक बार। तो 60 डिग्री रोटेट किया, रोटेट करने की वजह से क्या हुआ, एक नया कन्फर्मर मिला। वो कन्फर्मर क्या था वो आप देखिए, मैंने इसको रोटेट कर दिया, पीछे वाला एज इट इज रख दिया, एम ई यहीं लिख दिया, एच एच यहीं पे हो गए, एच यहाँ पे हो गया, एम ई यहाँ पे हो गया, एच यहाँ पे हो गया, ये आपका गॉचे हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, फिर 60 डिग्री रोटेट करा मैंने क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, तो जल्दी बना रहा हूँ मुझे। फिर अगर बात करेंगे तो फिर यहाँ पे एम ई आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, और पीछे इसके एच आ जाएगा, इसके पीछे एच आ जाएगा, इसके पीछे एच आ जाएगा, एम ई आ जाएगा। तो ये आपका हो गया पार्शियली इक्लिप्स्ड। उसके बाद अगर बात करेंगे 60 डिग्री फिर रोटेट करेंगे, 60 डिग्री फिर रोटेट करने की वजह से क्लॉकवाइज, फिर से एम ई देखेंगे कहाँ चला गया। अब एम ई अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे दूसरे एम ई से, ये आपको पता चल रहा होगा, अभी आपने अगर पढ़ा होगा तो ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं 60 डिग्री रोटेट करता हूँ इसको क्लॉकवाइज, फिर से 60 डिग्री अगर रोटेट करता हूँ क्लॉकवाइज, ऊपर वाला फिर से मैं चेंज कर देता हूँ। तो एम ई यहाँ पे आ गया, एच यहाँ पे, एच यहाँ पे, और पीछे की तरफ अगर मैं देखूंगा एच यहाँ पे, एच यहाँ पे, और एम ई यहाँ पे। फिर से अगर मैं आगे गया, फिर से 60 डिग्री अगर मैं रोटेट कर देता हूँ बेटा, ठीक है। 60 डिग्री रोटेट करने के बाद क्या होगा कि जैसे मैं 60 डिग्री रोटेट किया, अब क्या आएगा निकल के नया, पीछे वाला तो एज इट इज बना देता हूँ फटाफट में, एम ई। उसके बाद अगर 60 डिग्री रोटेट कर देता हूँ, ये बीच में आ जाएगा,
फिर से आपकी गॉचे फॉर्म आ गई। गॉचे फॉर्म के बाद फिर से अगर मैं 60 डिग्री रोटेट कर देता हूँ इसको, रोटेट करने के बाद फिर से मुझे क्या मिलेगा, अब फिर से मुझे ये इक्लिप्स कन्फर्मर मिल जाएगा। देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब हम कन्फर्मेशन की एनर्जी देखेंगे। इसमें गौर से देखिए, इस वाले में टॉर्शनल स्ट्रेन भी होगा, स्टीयरिंग स्ट्रेन भी होगा, इस वाले में थोड़ा कम हो गया होगा, ठीक है। इस वाले में डेवलप हुआ होगा फिर से, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा रिपल कर रहा है, लेकिन इसमें फिर से डेवलप हुआ क्योंकि इक्लिप्स हो गया। पार्शियल इक्लिप्स है तो क्या इक्लिप्स तो है, लेकिन सबसे कम होगा इस वाले में। क्यों? क्योंकि एमई पास में किस कौन है इसके, एच और एच, और इसमें कौन पास में था, एमई और एमई पास में थे, सबसे कम होगा इसमें। उसके बाद फिर से इक्लिप्स हुआ, फिर से ये हुआ, और फिर से रोटेट किया, फिर से आपको ये फॉर्म मिल गई। अब अब हम बात करते हैं इसके प्लॉटिंग के बारे में। इसका हम प्लॉट ड्रॉ करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं एनर्जी वर्सेस डायहेड्रल एंगल का इनका प्लॉट कैसा बनता है। आप देख रहे हैं 60 डिग्री रोटेट किया आपको, तो ये मिला, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कौन सा फॉर्म है बेटा, ये गॉचे। उसके बाद फिर मैंने रोटेट किया पार्शियल इक्लिप्स, उसके बाद फिर रोटेट किया, ये स्टैगर्ड फॉर्म मोस्ट स्टेबल फॉर्म कहलाती है, एंटी पेरिप्लेनर स्टैगर्ड इसी को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 60 डिग्री रोटेट किया, फिर मुझे पार्शियल इक्लिप्स मिल गया, मतलब 60 डिग्री तक 180 डिग्री तक चेंजमेंट होगा। तो मैं इसको एक प्लॉट ड्रॉ कर लेता हूं। मैं एनर्जी केवल क्वालिटेटिवली बता रहा हूं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, कंपाउंड अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है। जितनी ज्यादा कम एनर्जी होगी कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। ये पास पास है, सबसे ज्यादा स्ट्रेन इसी में डेवलप होगा, टॉर्शनल स्ट्रेन हो गया और आपका स्टीयरिंग स्ट्रेन हो गया। तो ये सबसे ज्यादा होगा, उससे कम ये होगा, सबसे कम ये होगा, थोड़ा ज्यादा ये हो जाएगा। तो ये चीजें हम ध्यान में लेके रखेंगे। तो सबसे हाई मैं बीच में बना लेता हूँ, 0 डिग्री एंगल हो, जब डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री हो, मैं सबसे हाई इसी को बना लेता हूँ। मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन सबसे हाई इसी की होगी, 0 डिग्री पे ये हो गया। उसके बाद 0 डिग्री से चाहे मैं क्लॉकवाइज जाऊं चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाऊं, ये क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो मुझे गॉचे मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो भी मुझे गॉचे मिलेगा, और गॉचे की एनर्जी थोड़ी सी कम है, तो दोनों को बराबर कर लेता हूं मैं यहाँ पे और यहाँ पे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों को बराबर कर लेता हूँ। किसी को और नीचे ले जाना है तो और नीचे ले जाइए प्लीज, थोड़ा सा और नीचे ले जाता हूँ मैं, ऐसा कर देता हूँ, ये थोड़ा सा नीचे हो गया। क्लॉकवाइज गए तो भी मुझे क्या मिला, पार्शियल इक्लिप्स। इसके एंटी क्लॉकवाइज गए तो भी मुझे पार्शियल इक्लिप्स मिला। पार्शियल इक्लिप्स होगा तो गॉचे से थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी बेटा, तो उसको कुछ मैं यहाँ ले लेता हूँ, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में इसको थोड़ा सा अलग बना देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब ये आ गया पार्शियल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स के बाद चाहे मैं क्लॉकवाइज यहाँ से जाऊं चाहे मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से जाऊं, मुझे स्टेगर्ड मिलेगा। स्टेगर्ड सबसे लोअर एनर्जी का होगा, मैं इसको नीचे बना देता हूँ, तो मैं इसको नीचे बना देता हूँ, ठीक है। अगर आपको कलर पेन का यूज करना है तो इसको कर लेते हैं डिफरेंट। ये आपका हो गया इक्लिप्स वाला, मैं इसका नंबरिंग कर दूंगा तो आपको ज्यादा इजी रहेगा, तो नंबरिंग करके आपको बताता हूँ, ठीक है। ये एनर्जी बड़ा पार्शियल इक्लिप्स हो गया, ठीक है। और इसको मैं बना देता हूं आपका फ्लोर नीचे रेड कलर से, बाकी चार चीजें आपकी हो गई। तो 0 डिग्री रोटेट किया, ध्यान रखिए 0 डिग्री पे ये है बेटा, 0 डिग्री, ये आपका चाहे क्लॉकवाइज है चाहे एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री, ठीक है। और ये भी अगर जा रहे हैं, ये देखिए और ये देख लीजिए, तो अगर आप ये दोनों चीज ड्रॉ कर रहे हैं तो ये आपका कितना जा रहा है बेटा, बिल्कुल सही 120 डिग्री, इसको आप लिख लीजिए 120 डिग्री, 120 डिग्री। और लास्ट में आपका जो बनाया हुआ है मैंने, थोड़ा उसको और अलग कर देता हूँ, स्पेस जरूरी है, थोड़ा सा और अलग लिख देता हूँ, लेकिन बराबर में होना चाहिए, हो सकता है थोड़ा सा अंतर हो जाए लेकिन बराबर होगा क्योंकि बराबर ही है, ठीक है। तो ये होगा आपका 180 डिग्री, ये भी आपको कितना घूमा 180 डिग्री। सबसे ज्यादा स्टेबल आपका होता है
जो आप बात कर रहे हैं इसकी, ये आपका स्टेगर्ड फॉर्म, ठीक है। तो मैं इनको मिलाना स्टार्ट करता हूँ। तो फिर यहाँ पे, ये यहाँ पे चला गया, यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। कोशिश करिए पूरा सही बनाने की, तो चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एनर्जी का ऑर्डर देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर मैंने बनाया है तो आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो इसको एक शेडेड लाइन से मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको दिखे। सबसे ज़्यादा एनर्जी का ये है, उसके बाद एनर्जी का आपका ये है, उसके बाद एनर्जी का आपका ये है, सबसे कम एनर्जी तो दिख ही रही होगी आपको, अलग से मैंने काफ़ी दूर तक इसको अलग से बना दिया, ठीक है। ये चीज़ें आपको अलग से दिख रही है। अब बात कर लेते हैं एनर्जी ऑर्डर, ऑलरेडी दिखा दिया मैंने, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ 1, इसको नाम दे देता हूँ 2, इसको नाम दे देता हूँ 3, इसको नाम दे देता हूँ 4, तो इसको फिर से चाहे 5 कह लीजिए, चाहे वापस रिपीट कर लीजिए, मैं रिपीट कर लेता हूँ। ये 3 वापस हो गया, और ये आपका फिर से 2 हो गया, और 1 तो केवल एक बार रही, तो ये आपका अलग से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, ये 1 हो गया, ठीक है। और दूसरा आपको क्या था जो स्टेबल हुआ, ये आपके दोनों क्या हो गए, 2 हो गए, ठीक है बेटा। ये आपके जो हुए 3, ये आपके थर्ड हो गए, और जो लास्ट में जो था सबसे स्टेबल फॉर्म जो थी वो हमारी 4, यानी कॉची फॉर्म। तो यहाँ से हमारा जो प्रोजेक्शन था वो मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर कर दिया, ये सेकंड वीडियो था उसी से रिलेटेड। तो मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट एंगल और कैसे आप कंफर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं और उनके बीच की एनर्जी का डिफरेंस कैसे होता है, ये आप चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डायस्टेरियोमर्स के बारे में, एनेंटियोमर्स के बारे में और मेसो कंपाउंड्स के बारे में। एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।